Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपेटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। तो आइए आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग इज ए स्पेशल कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। क्वेश्चन टैग इंग्लिश में एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन होता है। इट इज अ मिनी क्वेश्चन, यह एक मिनी क्वेश्चन होता है दैट फॉलोज अ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को फॉलो करता है, यानी स्टेटमेंट के बाद आता है। पहले स्टेटमेंट बोला या लिखा जाता है और उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग आता है, मीन्स लिखा या बोला जाता है। द होल सेंटेंस इज अ क्वेश्चन टैग। पूरा जो सेंटेंस होता है वह क्वेश्चन टैग क्वेश्चन होता है। The whole sentence is a tag question, पूरा sentence tag question होता है and the mini question at the end is called a question tag। और जो mini question होता है at the end sentence के लास्ट में is called a question tag, उसको हम question tag कहते हैं। They are like short question added to sentences, ये short questions होते हैं added to sentences। They are like short questions added to sentences। ये short questions होते हैं जो sentences के लास्ट में और sentences में add कर दिए जाते हैं। Asking for agreement confirmation, यह confirmation के लिए यह पूछने के लिए कि आप confirmation agreement के विषय में पूछने के लिए ये ऐड कर दिए जाते हैं सेंटेंसेस में। मीन्स यह जानने के लिए कि जो आपसे कहा गया है उस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं, अर्थात सहमत हैं कि नहीं है, अर्थात आपकी सहमति जानने के लिए ये क्वेश्चन टैग्स लास्ट में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बाद में क्वेश्चन टैग्स आते हैं। पूरे सेंटेंस को टैग क्वेश्चन कहते हैं और उसके बाद जो लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं और ये आपके कंफर्मेशन के लिए, आपकी सहमति के कंफर्मेशन के लिए या आपके अग्रीमेंट की कंफर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं कि जो बात आपसे कही जा रही है उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं। तो आइए अब इसके रूल्स की तरफ हम चलते हैं। रूल 1, पहला रूल है इसका, The subject of the tag is always a pronoun। यानी जो क्वेश्चन टैग होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा प्रोनाउन होता है और कुछ नहीं होता। जैसे राम इज गोइंग टू जयपुर, तो यह सेंटेंस है या इसको टैग क्वेश्चन कह सकते हैं। एंड राम इज गोइंग टू जयपुर, इसका जो सब्जेक्ट है वह नाउन है, राम है, लेकिन ये आपका जो पार्ट है ये क्वेश्चन टैग है एंड इसका जो सब्जेक्ट है वह ही है और ही प्रोनाउन है। तो इसी तरह से प्रोनाउन प्रत्येक क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ राम है और यहाँ पर प्रोनाउन है, मीन्स यहाँ पर तो नाउन है लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है। यहाँ किसी का नाम है लेकिन उस नाम के लिए यहाँ पर प्रोनाउन ही वर्ड यूज किया गया है और इसी तरह से किया जाता है। ऐसे ही सीता इज नॉट कुकिंग इजंट शी, तो यहाँ पर सीता यहाँ पर नाउन है और नाउन के लिए जो सब्जेक्ट यहाँ स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वह सीता है, नाउन है, नेम है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग है यहाँ से ये जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट शी है, यानी कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है। तो यहाँ नाउन राम और सीता होते हुए भी यहाँ ही और शी यानी कि प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है। आप भी कोई क्वेश्चन टैग बनाएंगे या किसी स्टेटमेंट के पीछे आप उसके आगे क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो इसी तरह से चेंज करेंगे। सेकंड पॉइंट इज, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर जो आते हैं, अगर ये कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो सेंटेंस में, वी ऐड डू, डज और डिड डिपेंडिंग ऑन द टेंस। इसका अर्थ हुआ कि यदि सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो यूजुअली ऑक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में तभी नहीं होती है जब वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या फिर वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। अगर इन्हीं दो
टेंसेस में कोई सेंटेंस है तभी उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूजुअली नहीं होती है, अदरवाइज तो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगी ही। तो चूंकि यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने की संभावना है सेंटेंस की, तो उसमें सेंटेंस में देख करके सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको देखते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए डू डज और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए डिड प्रयोग कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टेंस का मतलब है कि जो टेंस हो उस टेंस को देखते हुए डू डज और डिड का प्रयोग कर देना चाहिए। अब जैसे इसमें यह सेंटेंस है ही गोज टू ऑफिस डजंट ही, तो यहां पर ही गोज टू ऑफिस इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस आया है, यानी ईएस लगा है इसके साथ में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यह फॉलो कर रहा है। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डिपेंडिंग ऑन द टेंस का मतलब क्या है कि टेंस को देखते हुए यहाँ पर डू डज डिड लगाना है। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में यहाँ डजंट लग सकता है, तो यहाँ पर डजंट लिखा गया है। इसी तरह से बी पॉइंट है दे प्लेड फुटबॉल डिडंट दे, तो यहां पर दे प्लेड फुटबॉल, तो यहां पर ये क्या है, इसमें भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां क्या लिखा है डिपेंडिंग ऑन द टेंस, यानी कि टेंस को देखकर, चूंकि इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट या पास्ट में इसके भी होने की संभावना है। तो इसमें चूंकि सेकंड फॉर्म है तो हमें पता लगता है या हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये सिंपल पास्ट टेंस में होती है, तो सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें डिड का प्रयोग करते हैं और यहां पर डिड लिखा हुआ है। नेक्स्ट रूल इज if the subject of the statement is a personal pronoun, if the subject of the statement is a personal pronoun, अगर statement का subject personal pronoun हो, जैसे यहां पर देखिए यहां पर सब्जेक्ट जो था वह प्रोनाउन था ही दे, और ये पर्सनल प्रोनाउन से ही होते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन ऊपर जो है नाम था राम सीता, तो यहां पर है इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज द सेम प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। अगर किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो आई वी यू दे ही शी ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो यूज द सेम प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में भी सेम प्रोनाउन ही यूज किया जाता है या आपको सुझाव दिया जाता है कि आप वही प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज करें। इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स अ नेम, अगर स्टेटमेंट में कोई नाम आया हुआ होता है, जैसे राम और सीता आया था, the pronoun should agree with the gender and number of the subject, उस स्थिति में उसका जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन शुड अग्री विद द जेंडर, यानी प्रोनाउन जो आपके से अगर कहीं नाम आया है स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में, अगर नाम आया है जैसे सीता और राम आया था, तो उसी तरह से अगर नाम आया है तो उसके लिए जो प्रोनाउन लिखेंगे वह प्रोनाउन क्या होना चाहिए, अग्री विद द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट का नंबर है सिंगुलर या प्लूरल, और उसका जो जेंडर है मेल और फीमेल, जो भी जेंडर है उसका, उस जेंडर के अकॉर्डिंग मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर होते हैं, मेल फीमेल नहीं कहना चाहिए, तो उस जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जेंडर अपने नाउन से सेटिस्फाई होना चाहिए एंड उसका नंबर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यूज ही प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यानी अगर सिंगुलर नंबर में और थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट तो फिर ही प्रोनाउन उसके लिए यूज करना चाहिए क्वेश्चन टैग में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए इट इज ट्रू, तो इजंट इट, तो यहां पर जो प्रोनाउन यहां पर आया है ये भी पर्सनल प्रोनाउन होता है, आई वी यू दे ही शी इट, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है चूंकि, तो ये जो सेम प्रोनाउन यहां पर यूज किया गया है, इट इज ट्रू इजंट इट। इसी तरह से दे प्ले डोंट दे, तो यहां दे आया है तो डोंट दे यानी सेम प्रोनाउन यूज किया गया है। उसके बाद कहा गया है कि राम एंड सीता आर स्विमिंग, आंट दे, तो ये दोनों क्या है, ये प्लूरल है, दोनों प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर दे आया है। एंड वी प्लेड अ मैच, तो वी के लिए
डिडंट वी, ये आया है। वी यानी कि सेम, यदि पर्सनल प्रोनाउन है तो उनके लिए जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट होगा वह सेम ही होगा, तो इसलिए यहां भी वी है तो यहां भी वी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, और यहां पर देखिए मतलब प्रोनाउन शुड अग्री विद द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो इस नियम से संबंधित है। देखिए इससे पहले इसको अगर हम यहां कहें तो हालांकि आगे भी आएगा, लेकिन यहां पर इस में कहें तो जो बात है कि जैसे यहाँ राम है तो राम के साथ यहाँ ही आया, यानी राम सिंगुलर है तो ये ही सिंगुलर है। राम मैस्कुलिन जेंडर है तो ही मैस्कुलिन जेंडर है। सीता फेमिनिन जेंडर है तो शी फेमिनिन जेंडर है। सीता थर्ड पर्सन है तो शी भी थर्ड पर्सन है। तो नंबर तो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, और ये थर्ड पर्सन है तो ये भी थर्ड पर्सन है। तो पर्सन और नंबर दोनों के आपस में मैच कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स अ नेम प्रोनाउन शुड अग्री विद द जेंडर, प्रोनाउन शुड अग्री विद द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब प्रोनाउन इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स अ नेम, नेम है अगर स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट की जगह पर कोई नेम है तो उसका जेंडर से और नंबर से अग्री करना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया। इफ द सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो ये मैंने आपको बता दिया। और यहीं पर देखिए इसमें ये दो नंबर से रिलेटेड है कि राम एंड सीता ये दोनों मिल रहे हैं तो दोनों मिलकर के प्लूरल हो रहे हैं, तो इसलिए यहां पर दे प्लूरल आ गया। इसके विषय में अभी पढ़ेंगे आप। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज देयर, यानी कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, देयर, दिस, दैट, दीज, दैट, दोज, दीज, वन, वी यूज द फॉलोइंग प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग। यानी कि अगर सब्जेक्ट स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इनमें से कोई हो, जैसे देयर है, दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, वन है, वी है, यूज है, तो वी यूज द फॉलोइंग प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग। यहां पर ये स्टेटमेंट के सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट है। तो हम कैसे यूज करते हैं, देखिए अगर देयर है तो देयर का देयर होता है, वन है सब्जेक्ट, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन है तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट वन होगा। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस है तो क्वेश्चन टैग का इट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दैट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दीज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दोज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ, इजंट देयर, वन कैन होल्ड इट, कांट वन। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को देखें। एंड इसके बाद मैं, चूंकि पेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो दूसरे पार्ट की तरफ मैं अब आपको ले चलूंगा और उस पर हम बात करते हैं। Next point C means example C, this is his pen, isn't it? तो यहाँ this के लिए it आया है। That is his house, isn't it? तो यहाँ that के लिए it आया है। If one, this, that, those, etc. are used in the statement as adjective, तो यहां पर तो देखिए ये सब्जेक्ट की तरह है, सब्जेक्ट की तरह यानी ये अकेले अकेले, दिस अकेला है, दैट अकेला है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं वन, दिस, दैट। इफ वन, दिस, दैट, दोज, एटसेट्रा, अगर इनमें से कोई या आदि आदि इनके जैसा कोई और भी शब्द है, आर यूज्ड इन द स्टेटमेंट एज एडजेक्टिव, अगर ये स्टेटमेंट में इनमें से कोई शब्द यूज किया जाता है लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। यहां मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट की तरह है क्योंकि ये अलग अकेला है, यहां पर ये दैट इज यानी कि अकेला प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। और सब्जेक्ट की तरह कैसे होगा, जैसे दैट बॉय, दिस मैन, दिस टेबल, तो टेबल के साथ में आ गया तो यानी किसी नाउन से पहले आ गया तो इसको एडजेक्टिव माना जाएगा। तो इसलिए अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं किसी स्टेटमेंट में,
इट मीन्स दीज आर मॉडिफाइंग अ नाउन। इसका मतलब है कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज गवर्न्ड बाय द जेंडर एंड पर्सन ऑफ द नाउन। तो ऐसी स्थिति में द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है उसका जो जेंडर और पर्सन होगा वो नाउन के अकॉर्डिंग होगा, वो दिस दैट दीज दऊद से उससे कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा कहीं कंफ्यूजन ना हो कि जैसे दिस की जगह हम यहाँ इट लगा रहे हैं और दैट की जगह यहाँ पर हम इट लिख रहे हैं क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। तो अगर किसी स्टेटमेंट में ये चूंकि यहाँ पर तो प्रोनाउन की तरह और प्योर सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह आते और किसी नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो हमें इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें नंबर और पर्सन, नंबर और उसका जो पर्सन है और जेंडर है जो देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए हमें उसको नाउन को देखना चाहिए, दिस दैट को नहीं देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए वन मैन, तो यहाँ पे वन एडजेक्टिव है और वास्तव में जो सब्जेक्ट है वह नाउन मैन है। तो हमें इसके लिए जो सब्जेक्ट चूज करना है वो मैन का जो कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है तो हमको यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर चाहिए, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ हमको सिंगुलर नंबर चाहिए। तो इसको यानी कि नाउन जो वास्तव में सब्जेक्ट है उसका नंबर और जेंडर या पर्सन देखना चाहिए हमको। ये वन से यहाँ पर हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए वन मैन कैन पुल इट, तो कांट ही, तो ही किसके लिए यूज किया गया, मैन के लिए यूज किया गया, वन से कोई लेना देना नहीं है। वन इज गेटिंग यूज्ड ओनली एज एन एडजेक्टिव। तो दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहां भी दिस जो है वह गर्ल यानी नाउन से पहले आ रहा है, सो यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और इसलिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इसका मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर में और थर्ड पर्सन में हमको नाउन चाहिए, सिंगुलर नंबर में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर में शी हमने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट ले लिया क्वेश्चन टैग में। सो दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, वाज़न्ट शी, तो इस तरह से हो जाएगा। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल इजंट इट, तो यहां पर ये बुक के लिए इट आया है ना कि दिस के लिए आया है। तो दैट बॉय हैज नो मैनर्स, हैज ही, तो यहां ये जो ही है वो बॉय के लिए आया है ना कि दैट के लिए आया है। दैट यहां पर सिर्फ एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। हालांकि इसको हम प्योर एडजेक्टिव नहीं कहते हैं, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से हम इनको एडजेक्टिव बुलाते हैं। सिक्स्थ रूल इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो anyone, no one, anybody, nobody, none, neither, everyone, everybody, someone, somebody, we use the pronoun they as a subject of the tag। फिर से देख लीजिए, ये सभी क्या है, एनी वन, नो वन, ये क्या है, ये सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं जिनमें ये मतलब एनी, नो, एनी इस तरह से आ जाता है, नो बॉडी, वन आ जाता है, बॉडी आ जाता है, जिनमें ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। तो ये अगर सब्जेक्ट है तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हम चूज करेंगे वो यहां पर दे होगा, दे। एज फॉर एग्जाम्पल नन कैन से सो, कैन दे, तो यहां नन के लिए दे। इसी तरह से नो वन वोटेड अगेंस्ट द बिल, डिड दे, तो नो वन सब्जेक्ट है, नो वन के लिए दे। समवन इनवाइटेड टू मी, तो समवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, डिडंट दे। समबॉडी विल बी देयर, वोंट दे, यानी जिसमें जो वन या बॉडी करके कोई आ जाएगा उसको यूजुअली हम उसके साथ दे लगाएंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाता है। हम यहाँ यूजुअली सब्जेक्ट के विषय में ही बात कर रहे हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नथिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, वी यूज इट एज सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। अगर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग आया है तो उसका क्वेश्चन टैग इट हो, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो जाता है। जैसे एवरीथिंग इज अरेंज्ड, इजंट इट, समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट, यानी एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग इनमें इट हो जाता है। एट रूल इज इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ अस,
some of us, any of us, none of us, most of us, every one of us, either of us, neither of us, etc. यानी कि अस लगा हुआ है सभी के साथ में। We use we as a subject of the question tag। तब हम क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में we चुनते हैं, we लगाते हैं। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम we लिखते हैं। We use we as a subject of the question tag। If us is substituted by you, यानी जब तक अस लगा हुआ है, some of us, any of us, none of us, most of us, every one of us, either of us, neither of us, तब हम इसका सब्जेक्ट लगाएंगे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वी। लेकिन अगर अस की जगह पर हम यू लगा दें या देम लगा दें तो फिर सब्जेक्ट हो जाएगा यू या फिर दे। यानी यू अगर लगाया, अस की जगह हमने यू लगाया तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी यू हो जाएगा। अगर हमने अस की जगह देम लगाना शुरू कर दिया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, आंट वी, तो ऑल ऑफ अस तो अस के लिए वी, आंट वी। ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड, तो यू के लिए यू, आंट यू। एंड ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड, आंट दे, देम के लिए दे, आंट दे। And either of you can join, can't you? Either of you can join, तो you के लिए you, can't you? इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। एंड नेक्स्ट पेज पर चूंकि हमने इसको जूम किया हुआ है पेज को, इसलिए हमें इसको चेंज करना होता है। इसके बाद 9वां रूल है, 9th रूल है, when the statement contains I am as a subject, the construction of the tag in negative will be anti। यानी जब स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वह I am हो, यानी I के साथ am हो, यानी I हो और am हो, as the subject construction, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? क्योंकि am I not am and I तो होता नहीं है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जो वर्ब आती है, तो इसलिए वहां पर एमंट इस तरह से न लिख करके क्या होगा, द टैग इन नेगेटिव विल बी आंट आई। इसको कहते हैं आंट आई। ये तो आंट है ही और आंट आई इस तरह से हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट की जगह आई एम गोइंग टू मीट हर, आंट आई। आई एम गोइंग टू मीट हर, आंट आई। इसी तरह से आई एम नॉट गोइंग देयर, एम आई, ये हो जाएगा। यानी कि अगर आई एम है तो आंट आई, और आई एम है, आई एम नॉट है मतलब नेगेटिव है तो एम आई हो जाएगा। 10th रूल इज व्हेन देयर नीड, देयर और नीड और देयर एंड नीड आर यूज्ड। चूंकि यहां देयर और नीड, तो यहां आर की जगह मुझे इज कर देना चाहिए क्योंकि एक ही है। When dare और need करके मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मैंने इसको is लगा दिया, क्योंकि इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक, दोनों मतलब नहीं है यहां पर। तो when dare और need is used in the statement as modal auxiliaries, the question tag will use dare और need as following। मतलब अगर ये मतलब डेयर और नीड का प्रयोग किया जाता है किसी स्टेटमेंट में, ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसी इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे मैं इसको स्टेटमेंट एज ए मॉडल ऑक्सिलरी में कर देता हूं, एज ए मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मुझे टाइपिंग नहीं आती है तो थोड़ा सा इसलिए ऑक्सिलरी, अगर इनमें से किसी का मॉडल ऑक्सिलरी के तरह इनका प्रयोग किया जाता है, द क्वेश्चन टैग विल यूज डेयर और नीड एज फॉलोइंग। मतलब जैसे क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज किया जाता है इनको, तो ऐसे ही ये यूज किए जाते रहेंगे क्वेश्चन टैग में। सही बात ऐसे है। इफ दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स, अगर ये दोनों वर्ब्स हैं, अगर ये वर्ब्स मेन वर्ब्स की तरह यूज की जाती हैं, वी यूज डू डज और डिड एज यूजुअल। चूंकि मेन वर्ब की तरह यूज की जाएंगी तो या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगी। तो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह डू डज लगाया जाएगा, और पास्ट में होंगे तो डिड लगाया जाएगा। जैसा ही डेयर नॉट स्पीक सो,
तो यहां देखिए डेयर क्या है, यहां डेयर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डेयर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही यहां पर यूज होगी और क्या हो जाएगा, डेयर ही, यानी यहां डू डज नहीं आएगा क्योंकि ये यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ही डेयर नॉट स्पीक सो, डेयर ही, एंड शी नीड नॉट कम हियर, नीड शी नीड नॉट कम हियर, नीड शी, ये हो जाएगा। यानी कि यहां पर, यहां भी ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहां भी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगी, यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहां भी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही यूज होगी। इसी तरह से ही डेयर्स टू स्पीक लाइक दिस, डजंट ही, तो यहां डेयर्स यानी यहां एस और एस लगा दिया, ई तो आया ही है तो एस लगा दिया, यानी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म हो गई और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो जब ये मेन वर्ब हो गई तब इसको क्वेश्चन टैग, इसके लिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको डू डज और डिड चाहिए, तो चूंकि सिंपल प्रेजेंट है तो यहां हमको डजंट चाहिए। ही डेयर्स टू स्पीक लाइक दिस, डजंट ही, ही डेयर्स टू स्पीक लाइक दिस, डजंट ही, या डज नहीं। दे डेयर, तो ये भी क्या है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रही, ये भी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और इसलिए ये मेन वर्ब हो गई यहां पर, चूंकि ये भी मेन वर्ब हो गई। दे डेयर टू मीट द चेयरमैन, डोंट दे हो जाएगा। 11वां रूल है या 11th रूल है, इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स यूज्ड टू, वी कैन यूज यूज्डंट और डिडंट इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग, यूज्ड और डिड इन पॉजिटिव एज फॉलोइंग। देखिए, शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, तो यहां पर क्या है, शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, तो ये यहां पर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है। तो जब ये यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है तो ये यूज्डंट शी ऐसे हो जाएगा, या फिर इसकी जगह यूज्डंट शी की जगह डिडंट शी, या फिर ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से ही यूज्ड टू स्मोक, तो यूज्डंट ही और डिडंट ही ऐसे हो जाएगा। 12th रूल इज स्टेटमेंट्स कंटेनिंग वर्ड्स सच एज, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें नाइदर, नो, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, scarcely, barely, hardly ever, rarely and seldom are treated as negative statements। तो statements containing words such as, जिनमें ये words आते हैं, तो statements जिनमें ये words आते, ऐसे statements जिनमें कि ये words आते हैं, इनको नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें नाइदर, नो, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली एवर, रेयरली एंड सेल्डम आते हैं, उन स्टेटमेंट्स को नेगेटिव स्टेटमेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड फॉलोड बाय एन ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव, और इसलिए इनको ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव के द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी इसलिए इनके बाद क्वेश्चन टैग्स में ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव आते हैं। जैसे नन वॉज प्रेजेंट देयर, वर दे, यानी चूंकि नेगेटिव है तो हम देख क्या रहे हैं अभी तक कि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर यहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन आएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। तो इसलिए चूंकि ये नेगेटिव है यहां, तो इसलिए हम यहां पर क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो नन वॉज प्रेजेंट देयर, वर दे, none was present there, were they। इसी तरह से no one can solve this question, can they, और nobody believes it, do they, they said nothing about it, did they। तो ये चूंकि सभी नेगेटिव हैं तो यहाँ सभी क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो पॉजिटिव है, या यहाँ पर हम सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 13th रूल इज विद इम्पेरेटिव्स। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और उनमें या तो हमें कोई ऑर्डर दिया जाता है या हमसे कोई रिक्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में विद इम्पेरेटिव्स, समटाइम्स वी यूज क्वेश्चन टैग्स विद इम्पेरेटिव्स, इन्विटेशंस, मतलब जो इम्पेरेटिव्स होते हैं वो इन्विटेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, बट दिस सेंटेंस रिमेन्स एन इम्पेरेटिव एंड डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट आंसर। वी यूज वांट फॉर इन्विटेशंस, यहां पर हम फिर से देख लीजिए, विद इम्पेरेटिव्स समटाइम्स वी यूज क्वेश्चन टैग्स विद इम्पेरेटिव्स, कभी कभी हम इम्पेरेटिव्स के साथ भी क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग करते हैं।
और वो इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं, वो इम्पेरेटिव्स ऐसे होते हैं, इम्पेरेटिव्स का मतलब क्या है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो इन्विटेशंस होते हैं, दिए गए होते हैं, या फिर ऑर्डर्स दिए गए होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ भी हम कभी कभी क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। बट दिस सेंटेंस रिमेन्स एन इम्पेरेटिव, लेकिन सेंटेंस क्या है, वह इम्पेरेटिव ही रहता है। एंड डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट आंसर, और उसमें कोई डायरेक्ट आंसर की जरूरत नहीं होती है। वी यूज बाउंड फॉर इन्विटेशंस, यदि अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, यानी इनविटेशन के सेंस में हम किसी के सामने इंपेरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो वाउंड यूज किया जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब वाउंड फॉर इन्विटेशंस, इन्विटेशंस के लिए वाउंड का यूज किया जाएगा। वी यूज कैन, कांट, विल, वुड फॉर ऑर्डर्स, और कैन, कांट, विल और वुड ऑर्डर्स देने के लिए, किसी को ऑर्डर दिया जाना है तो हम कैन, कांट, विल, वुड ऑर्डर्स के लिए हम प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे यहां पर एक लिस्ट दी गई है, इसको हम पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। नोशन मतलब आइडिया, आइडिया मतलब ये किस टाइप का सेंटेंस है, इन्विटेशन है, रिक्वेस्ट है, क्या है। और यहाँ पर इंपेरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग, यहाँ इंपेरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग है। जैसे नोशन क्या है, इस सेंटेंस में देखेंगे इन्विटेशन, टेक अ सीट, तो ये क्या है, एक इन्विटेशन है। टेक अ सीट, हम किसी से कहते हैं एक कृपया सीट ग्रहण करें, तो टेक अ सीट। फिर हम कहते हैं वॉन्ट यू, तो ये क्या है, ये पोलाइट है, किस भाव के लिए, या आप कैसे होते हैं, तब इस तरह का क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। जब आप पोलाइट होते हैं, पोलाइट, तब आप इस तरह का भाव या इस तरह का की फॉर्म आप यूज करते हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस समय आप कहते हैं हेल्प मी, कैन यू, तो यहां भी आप क्या है, यहां पे आप क्वाइट, कंप्लीट, मतलब यहां भी एक तरह से कहना चाहिए कि पोलाइट है। मुझे लगता है यहां पर ये गलत लिख दिया गया है, यहां पर ये क्वाइट कुछ नहीं होता है यहां पर, तो गलत लिख दिया है, पोलाइट होगा। अच्छा, ये नीचे इसका कट गया, क्वाइट फ्रेंडली है ये वर्ड, तो क्वाइट फ्रेंडली है आप यहाँ, तो क्वाइट फ्रेंडली होते हुए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये क्वाइट फ्रेंडली वर्ड है यहाँ पर। तो इसके बाद हम ये आगे कंटिन्यू है, तो हम आगे इस पर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर है ये, तो देखिए वहां जो था वही लगभग सेम यहाँ भी है, और शायद यही डबल होगा। तो ऑर्डर दिया हेल्प में, कांट यू, तो ये भी क्या है, क्वाइट फ्रेंडली, सम इरिटेशन भी है इसमें। तो इस तरह से ये ऑर्डर के लिए क्लोज द डोर, वुड यू, तो ये क्या है, ये क्वाइट पोलाइट यानी कंप्लीट पोलाइट। इसी तरह से डू इट नाउ, विल यू, तो ये क्या है, जब आप लेस पोलाइट होते हैं उसके लिए इस फॉर्म को आप यूज करते हैं। तो ये ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ठीक है। एंड ये है डोंट फॉरगेट, विल यू, तो ये भी ऑर्डर है, डोंट फॉरगेट ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसके लिए विल यू आप यूज करते हैं, तो किस लिए, विद नेगेटिव इंपेरेटिव्स ओनली विल इज पॉसिबल। क्योंकि नेगेटिव इंपेरेटिव है यहां, तो इसके साथ केवल विल ही पॉसिबल है। ऑर्डर यूज योर ओन व्हीकल, कांट यू, तो ये ऑर्डर देने के लिए है, सम इरिटेशन के साथ। आपके दिमाग में किसी के लिए थोड़ा सा इरिटेशन है, तो आप कांट यू का यूज करते हैं, मतलब कांट यू जब यूज करते हैं तो वो एक इरिटेशन आप किसी के दिमाग में दिखाता है। ऑर्डर कीप शॉट, कांट यू, तो ये भी एक तरह का कुछ इरिटेशन दिखाता है। माइंड योर बिजनेस, कांट यू, तो ये भी कुछ इरिटेशन दिखाता है, और ऑर्डर तो है ही। नेक्स्ट 14th रूल इज स्टेटमेंट्स विद लेट्स, लेट्स मीन्स लेटस, तो स्टेटमेंट्स विद लेट्स यानी कि लेटस हैव क्वेश्चन टैग शैल बी, यानी लेट्स का जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें आप यूज करते हैं लेट्स की जगह शैल बी। एंड स्टेटमेंट्स विद लेट हिम, लेट देम, लेट यू विल हैव क्वेश्चन टैग विल यू, राइट।
जहां मतलब लेटस होता है वहां तो शैल भी होता है, और उसके बाद लेट हिम, लेट देम, लेट यू, इनमें से अगर कुछ भी है तो आपका क्वेश्चन टैग के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो यू और विल यू होगा। जो क्वेश्चन टैग की जो फॉर्म होगी इनके साथ लेट प्लस यू, लेट देम और लेट हिम के लिए विल यू ये होगा। जैसे लेट्स प्ले, शैल वी, लेट्स सिंग, लेट अस सिंग, शैल वी, और लेट्स गो, शैल वी, लेकिन लेट दम प्ले, तो लेट दम प्ले, यहां लेट के साथ देम आ गया तो विल यू, तो विल यू हो जाएगा। 15th point is same way question tags. Although the basic structure of the tag question is positive negative or negative positive. हालांकि although means हालांकि the basic structure जो मूल स्ट्रक्चर होता है और प्राथमिक जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी टैग क्वेश्चन का वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इट इज समटाइम पॉसिबल टू यूज अ पॉजिटिव, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करना भी कभी कभी पॉसिबल होता है। वी यूज सेम वे क्वेश्चन टैग्स टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए, या सरप्राइज एक तरह का आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, या क्रोध व्यक्त करने के लिए, एंड नॉट टू मेक रियल क्वेश्चन के लिए नहीं, बल्कि या तो गुस्सा प्रकट करने के लिए या आश्चर्य प्रकट करने के लिए या फिर कोई इंटरेस्ट प्रकट करने के लिए हम ये सेम वे क्वेश्चन टैग यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हम यूज कर लेते हैं कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल so you are having a baby, are you? That's wonderful. तो ये क्या है, एक तरह का आंसर है। सो यू आर हैविंग अ बेबी, आर यू? ये कंफर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि एक सरप्राइज प्रकट करने के लिए क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है। तो यहां भी ये देखिए पॉजिटिव है, यू आर हैविंग अ बेबी, आर यू? तो ये भी एक पॉजिटिव है। इसी तरह से शी वांट्स टू मैरी हिम, डज शी? तो यहां भी देखिए पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सो सम चांस, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक तो सरप्राइज है या प्रोबेबिलिटी है, इस तरह की कोई चीज अपने ये एक्सक्लेमेशन है, तो उसको प्रकट करने के लिए ये इस तरह का क्वेश्चन टैग बना है। सो यू थिंक दैट्स अम्यूजिंग, डू यू थिंक अगेन? तो यहां भी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, यानी यहां नेगेटिव नहीं है और यहां भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव टैग क्वेश्चंस यूजुअली साउंड रादर हॉस्टाइल, यानी नेगेटिव जो होते हैं वो काफी हॉस्टाइल टाइप के होते हैं, यानी कि विरोध या विद्रोह पैदा करने वाले होते हैं या दिखाने वाले होते हैं, उनमें विरोधाभास होता है या फिर विद्रोह होता है। सो यू डोंट लाइक माई लुक्स, डोंट यू? सो यू डोंट लाइक माई लुक्स, डोंट यू? तो एक तरह का विरोधाभास है इस पे। तो मतलब यह है कि नेगेटिव है, आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, एंड इस तरह से क्वेश्चन टैग्स आप यूज करिए। एंड यहीं तक ये है, देखिए। इसके बाद बस, तो ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग का ये आपका टॉपिक था जो फिनिश हो गया, एंड इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक लिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।